हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टार्ट एडू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने हमारी हिस्ट्री शुरू की हुई है फॉर पी टेट ई सी टेट कुछ भी लगा लो, अब दोनों के लिए आप ये काम आ सकती है। और उसमें हम क्लास 8 के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर क्लास 8 का, हिस्ट्री का। सो लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर नेम इज़ रूलिंग द कंट्री साइड। On 12th August 1765, Robert Clive accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from the Mughal ruler। हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर में किया है कि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने जो है दीवानी एक्सेप्ट कर ली थी फॉर द रीज़न बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, मुगल रूलर ने उनको दे दिया था। अब उन्होंने दीवानी सेलेक्ट कर ली। अब हमें उन्हें देखना है कि रिवेन्यू कहाँ से आएगा कंपनी के लिए। ठीक है, विद इन द 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। ठीक है, 5 सालों के बीच बीच में जो भी गुड्स खरीदे जाते थे, ठीक है, कंपनी के द्वारा बंगाल में, उसको डबल कर दिया गया था। नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी हमें गुड्स परचेज करने पड़ते थे, तो जो बंगाल से जितना भी रिवेन्यू इकट्ठा होता था तो उसको हम यूज़ करते थे। Peasants and artisans from the rural areas regularly came to these weekly markets in Murshidabad in Bengal to sell their goods and buy what they needed। बंगाल में एक मुर्शिदाबाद है, वहाँ पर वीकली मार्केट्स लगती थी जहाँ पर पीजेंट्स होते हैं, आपके किसान भाइयों को बोलते हैं। ठीक है, पीजेंट्स और जो आर्टिशियंस हैं, जो गांवों से, रूरल एरियाज से रेगुलरली आते थे वीकली मार्केट्स में, अपने गुड्स बेच भी जाते थे और जो उनको चाहिए होता था वो सामान वो खरीद के ले भी जाते थे। आर्टिशियंस वर डिजर्टिंग विलेजेस। डिजर्टिंग का मतलब होता है छोड़कर जाना। ठीक है, आर्टिशियंस जो है विलेजेस को छोड़ते चले जा रहे थे। सिंस दे वर बीइंग फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट द लोअर प्राइस। क्यों क्यों छोड़ रहे थे? क्योंकि उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अपना सामान जो है कंपनी को कम रेट पर, लो प्राइस पर बेचे। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, ठीक है, उनसे जो है पैसे मांगे जाते थे, ड्यूज मांगे जाते थे कि तुमने इतना खेती करी है तो इतने पैसे दो, ये वो। और वो उस चीज़ को भर नहीं पा रहे थे, इसलिए वो भी छोड़कर जा रहे थे। तो मतलब इन दोनों की वजह से इतना ज़्यादा मतलब हमारा वहाँ का माहौल ख़राब हो गया कि दोनों जो है छोड़ के जाने लगे। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल 10 million पीपल इन द बंगाल। फेमाइन क्या होता है? जब हमें ना किसी चीज़ का हम कह सकते हैं अकाल पड़ जाता है, जैसे भूखमरी हो जाती है। ठीक है, तो 1770 में एक बहुत बड़ा फेमाइन हुआ जिसकी वजह से 10 million लोग जो है बंगाल के मर गए। तो अब इतना सारा कुछ हो गया, अब हमें ज़रूरत पड़ने लगी एग्रीकल्चर, क्योंकि विदाउट एग्रीकल्चर कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। तो अब आ गया द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। अब हमें उन्हें ज़रूरत पड़ने लगी कि हमें उन्हें एग्रीकल्चर को सुधारना चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया? कंपनी ने एक नया सेटलमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, जो उन्होंने 1793 में इंट्रोड्यूस किया। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, इसके अकॉर्डिंग, परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, जो राजाज और तालुकदार थे, ठीक है, उनको जमींदार बना दिया उन्होंने। जो राजा और तालुकदार थे उनको उन्होंने जमींदार बना दिया और उनको बोला कि तुम जो है पीजेंट से, ठीक है, रेंट कलेक्ट करो एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी, और उसी से फिर तुम अपना कंपनी का रिवेन्यू पे करो। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। उन्होंने कितना मतलब खेल खेला कि उन्होंने जमींदार बना दिया राजा और तालुकदार को, और उन्हें पता था कि लोग अपने राजा की बात मानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तुम एज अ जमींदार वहाँ उनसे रेंट कलेक्ट करो और रिवेन्यू जो है हमारी कंपनी को भर दो। तो इससे कंपनी को लगा कि इससे जो इनके कॉफर्स भरते चले जाएंगे। कॉफर्स होता है जो एक ऐसा बॉक्स या एक ऐसी जगह जहाँ पर हम जो है अपना कीमती सामान रखते हैं। ठीक है, तो कंपनी को लगा कि हमारे कॉफर्स इस रिवेन्यू से जो है, जब रेगुलर रिवेन्यू आएगा हमारे पास तो हमारे कॉफर्स भर जाएंगे। ठीक है, और सेम टाइम पे जमींदार जो है उनको एनकरेज किया जाता था कि आप लैंड को ज़्यादा इंप्रूव करो। लैंड इंप्रूव होगा तो एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो उन्हें और ज़्यादा रिवेन्यू मिलेगा। ठीक है, चार्लिस कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटल वॉज इंट्रोड्यूस। जब ये वाला सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? चार्लिस कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये अलग अलग गवर्नर जनरल हैं, जैसे अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग हैं, तो ये आपको मैचिंग के फॉर्म में आ सकते हैं।
तो इसको अच्छे से ध्यान में याद रखिएगा। और परमानेंट सेटलमेंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सो कीप इन माइंड। देन द रिवेन्यू दैट हैड बिन फिक्स्ड वॉज, तो उन्होंने क्या किया, रिवेन्यू फिक्स कर दिया, आप कितना मर्जी है ना रेंट करो, उनको बोले कि इतना तो आपको भरना ही भरना है, चाहे आपको फायदा हो रहा है चाहे नुकसान हो रहा है, आपने उन्होंने रिवेन्यू फिक्स कर दिया। अब रिवेन्यू फिक्स जो उन्होंने किया था वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट थी, ठीक है, जमींदार जो है उसको भर नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो और उन्होंने सिस्टम बना दिया कि जो जमींदार मतलब रिवेन्यू नहीं भरेगा, ठीक है, उसकी जमींदारी से खींच ली जाएगी, ठीक है, उसका राज्य छीन लिया जाएगा, उसकी जमींदारी छीन ली। और इसी की वजह से बहुत सारे जो जमींदार हैं उनको ऑक्शन में, ऑक्शन होता है जब हम किसी चीज़ की बोली लगाते हैं, ठीक है, कंपनी ने ऑक्शन में जो है बहुत सारे जमींदारों को बेच दिया ऐसे। तो उनको लगा कि परमानेंट सेटलमेंट लाके वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी, उसके भी नुकसान होने लगे। अब अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज, अब एक नया सिस्टम जो है इन्होंने बनाया। In the northwestern provinces of the Bengal Presidency, an Englishman called Holt Mechanis devised the new system in 1822, ठीक है। अब एक नया इंग्लिशमैन आ गया, होल्ट मैकेंजी, इन्होंने 1822 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पर किया, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो नॉर्थ वेस्ट वाला साइड है वहाँ पर। Under his direction, collectors went from the village to village, inspecting the land, measuring the fields and recording the customs and rights of the different groups. इसके अकॉर्डिंग जो ये नया हॉल्ट के अकॉर्डिंग इसके डायरेक्शन में क्या उसने बोला कि जो कलेक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो गांव गांव जाएंगे, ठीक है, जो भी किसानों की लैंड है उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, उसको मेज़र करेंगे कि लैंड कितनी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसका कस्टम टैक्स डिसाइड करेंगे, मतलब जितनी जगह उतना ही आपको कस्टम भरना पड़ेगा, ये चीज़ वो डिसाइड की जाएगी, ठीक है, और अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के लिए अलग अलग कस्टम्स होगा, उसने ये डिसाइड किया। फिर उन्होंने क्या किया, द एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कलेक्ट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैज़ टू पे, मतलब कि उसके बाद उन्होंने एक एक विलेज बांट दिया, ठीक है, कि आपका इतना एरिया आपको इतना भरना है टोटल में, मतलब जैसे मान लो एक गांव में काफ़ी सारे किसान रहते हैं, ठीक है, सबकी लैंड माप ली, तो ठीक है, अब उस विलेज को इकट्ठा भरना है, मतलब अब एक एक बंदे को नहीं भरना, अब एक ही बंदे को, मतलब वो एक ही अमाउंट जो है सबको बांट कर भरनी है, ठीक है। जैसे मान लो आपको 10 रुपीज़ भरने हैं, कहाँ तो आपको 10 रुपीज़ पूरे के पूरे भरने हैं, कहाँ आपने 4 जनों में बांट लिया, चल ठीक है यार अपने पास 10 रुपीज़ यहाँ पर 4 जनों में बांट लेते हैं, तो वो आधा आधा हो गया ना, फिर तो आपको थोड़े ही पैसे देने पड़े, आपको पूरे 10 नहीं देने पड़े, आपको 2.5 रुपये देने पड़े, ठीक है। तो लाइक दिस, तो इस हिसाब से उन्होंने ये सिस्टम हॉल्ट ने चलाया। दिस वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स, इसको टाइम टू टाइम जो है इसको चेक किया जाता था, चेंज किया जाता था, ये परमानेंट नहीं था कि एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, ठीक है, ये टाइम टू टाइम जो है चेंज होता रहता था अकॉर्डिंग टू द लैंड। The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the जमींदार, ठीक है, जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम था, ठीक है, और पे करना था कंपनी को, ये अब जमींदार से खींच लिया गया। अब ये जो है जमींदार को नहीं देना पड़ता था, ये जो विलेज का हेडमैन है उसको दिया जाता था, और इस पूरे सिस्टम का नाम क्या था, महलवारी सेटलमेंट। इस पूरे सिस्टम का नाम था महलवारी सेटलमेंट। तो 2 सेटलमेंट हो गए, परमानेंट सेटलमेंट एंड महलवारी सिस्टम। महलवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट ज़्यादा नहीं चला तो उसके बाद उन्होंने महलवारी सेटलमेंट को चलाया। नेक्स्ट अब उन्होंने एक और नया सिस्टम आ गया, द मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम क्या था, साउथ साइड में एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया जिसको बोला गया रियोतवारी या रियोतवारी। रियोत क्या होता है, रियोत्स होते हैं ऐसे लोग, वो लोग जो ज़मीन पर काम करते हैं, ये भी किसानों में ही आ जाते हैं, ठीक है, किसान भाई ही कह सकते हैं जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है, खेतों में बीज बोते हैं, हल जोतते हैं, ठीक है, क्रॉप्स की रखवाली करते हैं, तो वो होते हैं रियोत्स, ठीक है। तो उन्हीं के लिए साउथ में एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया जिसका नाम रखा गया रियोत वॉर। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर, ठीक है, इसको किसने शुरू किया था, छोटे स्केल्स पे, स्मॉल स्केल्स पे, थोड़ी थोड़ी जगह पर कैप्टन अलेक्जेंडर ने इसको शुरू किया, ट्राई किया कि देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। और क्यों किया गया, क्योंकि और ये कब जीता गया था, ये कंपनी ने जो है जब टीपू सुल्तान से लड़ाई लड़ी थी, जब टीपू सुल्तान मर गया था तो उन्होंने उसका एरिया जो है ले लिया था, और वहाँ के छोटे छोटे एरिया पे जो है कैप्टन अलेक्जेंडर ने रियोतवारी सिस्टम चलाने की कोशिश की। इट वॉज डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो दैट वॉज एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। उसको चलाते थे कैप्टन अलेक्जेंडर, लेकिन इसने डेवलप किसने किया था, थॉमस मुनरो ने किया था, जो धीरे 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 क्या हो गया, पूरे साउथ इंडिया में जो है फैल गया। थॉमस मुनरो कौन थे, ये मद्रास के गवर्नर थे इन द टाइम पीरियड ऑफ 1819 से लेकर 26 तक,
अब इसके अंडर क्या था, क्रॉप्स। अब क्रॉप्स थी जो यूरोप की, वो क्या थी, 18 सेंचुरी के लास्ट में कंपनी ने जो है बहुत ट्राई किया, बहुत अपना मतलब कि बहुत कोशिश की कि वो जो है ओपियम और इंडिको की कल्टीवेशन को इंक्रीज़ कर सके। ओपियम क्या होता है, अफीम, ठीक है, और इंडिको क्या होता है, एक पाउडर होता है, कलर है इंडिको, ठीक है। इनकी खेती के जो है उन्होंने कल्टीवेट करने को, उन्होंने एक्सपेंड करने की बहुत कोशिश की। ब्रिटिश ने जो है, जो कल्टीवेटर्स हैं जो उगाते हैं प्लांट्स को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग प्लांट्स को उगाते हैं, अलग अलग चीज़ों को उगाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम कल्टीवेटर्स, जो किसी चीज़ को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश ने उनको फोर्स किया, जैसे कि उन्होंने बोला कि बंगाल में जूट को उगाया जाए, कल्टीवेट किया जाए, असम में टी को, यूनाइटेड प्रोविंसेस जिनको आज हम यूपी में हैं, ठीक है, वहाँ पे शुगर केन, पंजाब में वीट, महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन, मद्रास में राइस, इन सब चीज़ों को उन्होंने फोर्स किया यहाँ पर कल्टीवेटर्स को कि आप ये चीज़ ग्रो करो। फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय द विलियम मॉरिस, अ फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के 19th सेंचुरी के एक फेमस पोइट या आर्टिस्ट थे जिनका नाम है विलियम मॉरिस। उन्होंने एक फ्लोरल कॉटन प्रिंट को जो है डिज़ाइन किया। इसके इस डिज़ाइन के अंदर उन्होंने एक ब्लू कलर यूज़ किया था, ठीक है, जो एक प्लांट से आया था, ब्लू कलर, दैट इज इंडिको, और वो एक प्लांट से आया था जिसका नाम भी क्या है, इंडिको। अब वो जो इंडिको कलर था वो उन्होंने लिया कहाँ से था, इंडिया से लिया था, और वो इतना अच्छा था कि उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। पर क्यों हुई इसकी इंक्रीज़, देखो, जो इंडिको प्लांट है वो ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो करता है, ट्रॉपिक एरिया में ग्रो करता है, ठीक है। तो 13 सेंचुरी में जो इंडियन इंडिको था हमारा, ठीक है, वो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि क्लोथ पे कलर देने के लिए काम किया जाता था, उसको प्रिंटिंग करने के लिए काम किया जाता था। तो जो इंडियन का इंडिको है वो आपका इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ पर जो है भेजा जाता था ताकि क्लोथ्स को उसमें डाई किया जाए। सिर्फ एक थोड़ा अमाउंट इंडिको का यूरोपियन मार्केट्स में भी पहुंचाया जाता था, जिसकी वजह से, थोड़ा पहुंचने की वजह से यूरोपियन मार्केट्स में जो इंडिको का प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हाई था, और यूरोपियन मार्केट्स उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी इतना ज़्यादा हाई प्राइस। तो इसलिए वो जो है इंडिको के साथ साथ एक दूसरे प्लांट पर भी डिपेंड रहते थे, जिस प्लांट का नाम है वोड, जिससे वो वॉयलेट एंड ब्लू कलर की डाई वो करते थे। वोड क्या है, वोड एक टेम्परेट जोन में उगने वाला प्लांट है जो ईजिली जो है यूरोप में उगाए जा सकते थे। इसलिए वो इंडिको के साथ साथ, क्योंकि इंडिको तो उनको कम ही मिलता था, इसलिए वो वोड प्लांट पर वॉयलेट और ब्लू कलर के लिए डिपेंडेंट रहते थे। इंडिको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंडिको था जिससे जो है एक काफ़ी रिच ब्लू कलर हमें मिलता था, जबकि वोड की डाई से हमें बिल्कुल पेल और डल सा ब्लू कलर मिलता था। अब फ्रेंच ने क्या किया, इंडिको कल्टीवेट करना शुरू किया। कहाँ पर किया, सेंट डोमिंगो, कैरिबन आइलैंड के सेंट डोमिंगो में किया, पोर्टुगीज ने ब्राज़ील में किया, इंग्लिश ने जमैकिया में किया, स्पेनिश ने वेनेजुएला में किया, और कुछ नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में भी इंडिको को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। और 1783 से लेकर 89 तक जो प्रोडक्शन है इंडिको की, वो पूरे वर्ल्ड में एटलीस्ट हाफ हो गई। क्यों, क्योंकि वो और किसी चीज़ों पे भी डिपेंड रहने लगे, ठीक है, जगह जगह पर इंडिको कल्टीवेशन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हाफ ऑफ वर्ल्ड में जो है इंडिको की प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई। अब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, अब भाई हमें तो इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब उन्हें चाहिए था कि अब हम इंडिया से जो है कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, 18 सेंचुरी में जो फ्रेंच प्लांटर्स थे, ठीक है, उन्होंने इंडिको और शुगर को, उनकी खुद की फ्रेंच कॉलोनी है जो सेंट डोमिंगो, जो कैरिबन आइलैंड पर सिचुएटेड है, वहाँ पर उन्होंने इसको ग्रो करना शुरू कर दिया, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, इंडिको एंड। अब निज सिस्टम के अंडर तो उन्होंने 25% ग्रो कर लिया इंडिको का। अब दूसरा सिस्टम आ गया, रियोती सिस्टम। रियोती सिस्टम में क्या होता था, प्लांटर्स जो हैं फोर्स करते थे रियॉट्स को। रियॉट्स मैंने आपको पहले ही बताया, किसानों को बोलते हैं, कल्टीवेटर्स को बोलते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं खेतों में, ठीक है। उनको फोर्स करके जो है उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था, ठीक है। और अगर रियॉट्स मतलब अगर साइन नहीं करते तो जिस भी विलेज में वो रहते थे, उनका जो हेड होता था, जिसको हम क्या होता है, सरपंच बोल देते हैं, ठीक है, जो हेडमैन होता था, उसको जो है फोर्स किया जाता था कि तुम जो है रियॉट्स के बिहाफ पर साइन करो। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, ठीक है, उसको एडवांस में जो है वो कैश दे देते थे, और वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते थे, और काम उनसे ज़्यादा करवाते थे। इंडिको जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करवाते थे, लेकिन उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसे दे देते थे। पहले ही मतलब एडवांस उनको कैश दे दिया जाता था जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था अंडर द रियोती सिस्टम।
अब प्लांटर्स क्या करते थे, प्लांटर तो सिर्फ सीड और ड्रिल दे देते थे उनको, बाकी का सारा काम कल्टीवेटर्स को करना पड़ता था। जैसे उन्हें सॉयल तैयार करनी पड़ती थी, फिर उसमें बीज बोने पड़ते थे, और फिर सारी क्रॉप की देखभाल वगैरह करनी पड़ती थी। अब वो काम इतना ज़्यादा था, पैसे उनको कम दिए जाते थे। और इंडिको का क्या है, इंडिको की ना रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, ठीक है। डीप रूट्स की वजह से वो सारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको जो है जल्दी से जो है एग्जॉस्ट धीरे धीरे ख़त्म कर देती है जल्दी से, ठीक है। तो जब इंडिको ख़त्म हो जाएगी तो वो जगह बचती नहीं है कि हम कोई और क्रॉप वहाँ पर ग्रो कर सके। तो इसलिए जो है किसानों को नुकसान भी हो रहा था कि उनकी जो लैंड है वो सिर्फ इंडिको के लिए यूज़ हो रही है, क्योंकि इंडिको जब पूरी तरह से कल्टीवेट होकर हम उसको निकाल लेते थे तो वो जो है सारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको सबको खींच के ले जाती थी, ख़त्म कर देती थी, ठीक है। इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता था कि उसकी जगह वो राइस उगा सके, इसलिए जो उनको दिक्कत आती, इसलिए उन्होंने रिबेलियन शुरू किया, और उस रिबेलियन को उन्होंने नाम दिया ब्लू रिबेलियन, ठीक है। अब ये ब्लू रिबेलियन क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन मार्च 1859 थाउजेंड्स ऑफ रियॉट इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिको। 1859 में काफ़ी सारे रियॉट्स जो बंगाल में थे, क्योंकि बंगाल ही इसका मेन पार्ट था, मेन रीज़न था जहाँ पे इंडिको ग्रो किया जाता था। तो बंगाल के रियो थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स ने जो है मना कर दिया, हम इंडिको नहीं ग्रो करेंगे। 1859 में इंडिको रियोट्स को लगा कि उनको जो है लोकल जमींदार और जो विलेज हेडमैन है उनका सपोर्ट मिलेगा उनके रिबेलियन में, ठीक है। वो प्लांटर्स के खिलाफ जो अपना रिबेलियन जारी रखेंगे, इसलिए उनको सपोर्ट चाहिएगा लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन का। जब ये न्यूज़ जो है धीरे धीरे फैलती चली गई और वो सिमरिंग रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो गई। सिमरिंग रिवॉल्ट होता है धीरे धीरे जो लड़ाई की शुरू होती है, सिमर धीरा धीरे, ठीक है। सिमर मतलब धीरे, तो सिमरिंग मतलब जो धीरे धीरे लड़ाई, जिसने लड़ाई का रूप ले लिया हम कह सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है वो धीरे धीरे रिवॉल्ट में चेंज होती जा रही थी काफ़ी सारे इंडिको डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ का जो लियोंटन गवर्नर है, ठीक है, वहाँ का जो गवर्नर है लियोंटन, ठीक है, उसके रीज़न में जो है ये बात फैल गई कि अब जो है अब इंडिको के खिलाफ, मतलब इंडिको नहीं ग्रो किया जाएगा, लोग उसका रिबेल कर रहे हैं लोग उसको। द कमीशन आज द रियोट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिको इन फ्यूचर। अब ये बात क्या हुई, धीरे 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 कहाँ पे चली गई, कोर्ट में चली गई, ठीक है। तो वहाँ के कमीशन है जो, उसने रियोट्स को क्या बोला कि आपने जो है जितने भी आपके पास अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन किए हुए हैं, आप सिर्फ उनको कंप्लीट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना। क्योंकि जब ये बात जो है कोर्ट में गई थी तो दो जनों के बीच में बात हुई थी। एक थे हरजी मुला जो इंडिको कल्टीवेटर थे चांदपुर से, जो थाना हरडी में चांदपुर है वहाँ के इंडिको कल्टीवेटर थे हारजी मुला। इनको कोर्ट में बुलाया गया था और इनसे बात किसने की थी, जो इंडिको कमीशन के प्रेसिडेंट है WS सेटनकार। इन दोनों के बीच में बात हुई थी। तो सेटनकार ने पूछा कि क्या आप इंडिको कल्टीवेट करना चाहते हो। हारजी मुला ने बोला नहीं। तो वो कह रहा फिर भी आप सोच लो आप करना चाहते हो, कह रहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इंडिको कल्टीवेट नहीं करूंगा। ये बात हारजी मुला ने बोली थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन हुई। अब जब महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए तो एक किसान जो है बिहार से, ठीक है, जो बिहार से था, वो जो है चंपारण गया उनको परस्यूट करने के लिए। परस्यूट मतलब कि किसी को समझा बुझा कर मनाने के लिए, ठीक है। तो वो चंपारण गया महात्मा गांधी के पास एक किसान, और उसको बोला कि देखो इंडिको कल्टीवेटर्स की क्या हालत हो गई है, क्या प्लाइट हो गई। प्लाइट मतलब कैसी उनकी हालत, दुर्दशा हो गई है, ठीक है। तो उसने महात्मा गांधी को बुलाया कि आप आओ प्लीज़, है ना, चंपा कि आप चंपारण में आओ। महात्मा गांधी को उन्होंने बोला, पीजेंट ने भी जो बिहार से आया था, कि आप चंपारण में आओ और देखो इंडिको कल्टीवेटर्स की कैसी हालत हो गई है, कैसे उनको ज़्यादा काम करवाते हैं और पैसे कम देते हैं, और उन्होंने रिबेल किया फिर भी उनकी क्या हालत हो रही है। तो जब महात्मा गांधी ने 1917 में वहाँ पर विजिट किया, उन्होंने देखा कि कल्टीवेटर्स की क्या हालत हुई है, तो इसलिए फिर उन्होंने उसके बाद इंडिको प्लांटर्स के खिलाफ चंपारण मूवमेंट शुरू किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिवोल्ट और रिबेलियन, जो भी हम कह सकते हैं, अबाउट द रिवोल्ट और रिबेलियन। तो आई होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।